तो हाँ, तो हम पहली एक्टिविटी शुरू करते हैं। वो एक्टिविटी में आपको एक स्लाइड दिखाई जाएगी और यू हैव टू सिलेक्ट वो 3 पिक्चर्स में से आपको बताना है कि आपकी क्लासेस जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपने किया, तो आपको कौन-सा एक्टिविटी बच्चों के साथ करते हुए आपको स्माइल आ गया, आपने सोचा कि ये बहुत अच्छी तरह से जा रहा है और आपको लगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग is also some way we can learn and I love learning this kind of a way of doing things with my children. तो आप लोग को स्लाइड दिख रहा है सबको? Can you see the slide, all of you? यस मैम। ओके, सो आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, पहला है इमोजी है, उसके बाद एक क्लाउड है थिंकिंग वाला और एक लास्ट वाला है आई लव लर्निंग जो आपके यूनिट 3 में है। तो आपको इसमें से आपके क्लास के अंदर ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि ये बहुत अच्छा जा रहा है, तो बच्चे भी स्माइल कर रहे हो और उससे हिसाब से आप भी स्माइल कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का और आई लव लर्निंग दिस काइंड ऑफ, तो आपको ये थोड़े मोमेंट्स आपको सोच के हमको बताना है, शेयर करना है। ओके मैम वो पेपर से जो जो बनाते हैं फ्लाई, जो जहाज बनाते थे वाला ट्राई कराए थे हम लोग। हाँ, जी। तो तो फिर उसको आपको आपको क्या लगा, आपके क्लास में आपने पहले ये किया था? पहले तो नहीं किए थे मैम, लेकिन बच्चे लोग से पूछा गया कि पहले आप लोग किए हैं क्या, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग जब हाँ छोटे थे मतलब उसको हाँ, ट्राई किए थे, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा। जी जी। तो तो आपको क्या लगा, आपने ये पहली बार ट्राई किया बच्चों के साथ, तो आपको क्या लगा कि ये एक्टिविटी हो सकती है बच्चों के साथ? जी मैम। हाँ, तो आपको लगा कि इससे बच्चे ज्यादा अच्छे से कुछ करेंगे या तो बहुत खुश होके करेंगे, ऐसा कुछ आपको लगा, ऐसी फीलिंग कुछ आई आपको? जी मैम, वहां पर बहुत अच्छा माहौल मतलब हो गया वहां पर, कि हाँ हम लोग भी मैम जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग भी वैसे ही करते थे, जब पानी गिरता था मैम तो जो जहाज बना के ऐसे जो पानी बहता था उसमें हाँ करते थे मैम। हाँ हाँ, जी तो आप आपके मुंह के ऊपर स्माइल आ गया, इमोजी आ गया था? जी मैम। हाँ, बस तो हम वही पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास में आपने कुछ ट्राई किया हो और आपको लगेगा अरे बच्चे इतने अच्छे से कर रहे हैं और इससे हमको भी खुशी हो रही है, तो हम यही पूछ रहे हैं कि आपको, जी मैम। जी जी। हाँ, आपकी क्लास में ऐसा कोई एक्टिविटी आपने किया जिससे आपके मुंह पे स्माइल आई, या तो आपके बच्चे स्माइल कर रहे हैं या तो आपने सोचा कह रहे ये तो बहुत अच्छा है, अगर मैं ये बच्चों के साथ करूँ तो मुझे लगता है ये लोग ज्यादा अच्छी तरह से मजे से करेंगे, तो आप थिंक करते थे उस टाइम पे कि हाँ हम सोचते कि ऐसा कर सकते हैं? हम यही पूछ रहे हैं आपको कि आपकी क्लासेस में ये सब चीजें जो हो रही है, तो आपको लगा कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग से बच्चे अच्छे से, सो आई लव दिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऐसी मोमेंट या ऐसा कुछ टाइम आया जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी एपिसोड है या कोई भी ऐसा टाइम आपकी क्लास में हुआ हो? तो आपने जो बताया वो बहुत ही सही बताया कि आपने जब प्लेन वाली एक्टिविटी की तो बहुत अच्छे वो बच्चे कर रहे थे और इनको लगा और आपको भी लगा कि हम छोटे थे तब कर रहे, तो हम यही पूछ रहे हैं। थैंक यू जी संजय सर। हाँ, तो प्लीज अदर मेंबर्स एंड अदर टीचर्स कैन यू शेयर, वी वुड लाइक टू हियर आप लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको भी सुनना है, प्लीज बताइए। वी फील वेरी हैप्पी व्हेन यू नो यू पीपल टॉक टू अस, अदरवाइज वो एक एक हम बोल रहे हो और आप वहां से कुछ ऐसे रिस्पॉन्स आए तो अच्छा लगता है, तो प्लीज बोलिए। एनी अदर पर्सन हु वुड लाइक टू शेयर? यस रिश्वान, आप बोलेंगे? मैम, हाँ बोलिए बोलिए। यस मैम, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का जो प्रोसेस है वो मैंने अपने बच्चे के ऊपर ट्राई किया था मैम। हाँ क्लास में तो मतलब समय नहीं मिल पाया मतलब एक्टिविटी कराने का, हाँ बहुत लेंथी प्रोसेस था, भी समय बहुत कंजस्ट हो रहा था। हाँ मैंने हाँ अपने बच्चे के ऊपर ट्राई किया था मैम। आपको जो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी आप लोगों ने बताया, जैसे मुझे एनर्जाइज करने वाली चीज बहुत अच्छी लगती है। कोई भी हाँ शुरुआत करने से पहले जब आप हम बच्चों को सिखाते हैं कि
पहले एनर्जाइज किया जाए, तो वहाँ हाँ पे एक स्माइली फेस आता है, मतलब उसमें हाँ लर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है। हाँ और यही बात मैंने अपने बच्चे के ऊपर किया था, उसको भी काफी मजा आया। और एरोप्लेन भी मैंने उसको बनाना सिखाया, प्लस उसको चीजों को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कलर के थ्रू, शेप के थ्रू ये मैंने सिखाया, तो उसको बड़ा मजा आया। उसको कलर का नॉलेज मतलब हो चुका है, हाँ और शेप का नॉलेज भी है हम्म, ना। और वो चीजों को सेपरेट भी कर लेता है, मतलब वो लगभग 3 साल की है। हाँ तो मुझे लगता है कि वो बच्चा चाहे कोई कोई भी स्टेज का हो, जब यदि हम कोई एक्टिविटी कराते हैं वो एक्सपेरिंशियल लर्निंग के थ्रू, तो काफी मजा आता है मैम उसमें। हाँ हाँ, बच्चे जल्दी सीखते हैं। हाँ। तो आपने सोचा कि ये चीजें करवाने से बच्चा जल्दी सीखेगा, राइट? हम यही पूछ यस रहे हैं। मैम, हाँ, यस मैम। और हमको लगता है कि आपने बोला कि आप ऐसी लर्निंग को ज्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको लगता है कि हम ऐसी चीजें ज्यादा करेंगे तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। यस मैम, यस हाँ, मैम। बस। तो वृषभान, वी जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आपसे सबसे हमको यही सुनना है कि आपके मुंह पे स्माइल आया, बच्चे के मुंह पे स्माइल आया, बच्चों ने बहुत मजा किया लर्निंग करने में, आपको मजा आया ये लर्निंग करवाने में, और हमने सोचा कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग से बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा और अच्छी तरह से एंगेज होकर सीखेगा। एग्जैक्टली हमको यही आपसे पूछना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू शेयरिंग योर मैम। एक्सपीरियंस। और आपने घर पे किया, किसी बच्चे के साथ किया, दैट इज ऑलवेज वेलकम, बट एटलीस्ट आपने ट्राई करके ये चीज आपने देखा कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। तो दिस इज एन यस मैम। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी यू हैव टेकन, एन एग्जांपल यू हैव गिवन। थैंक यू। समबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो क्या बोल सकते हैं? हाँ, ऐसा कुछ अनुभव आपको हुआ हो तो प्लीज शेयर करिए। One more person, please, if we can have somebody telling us something about their. ठीक है, मुझे लगता है कि सब थोड़े दोपहर का टाइम में तो थोड़े सो रहे लगातार, तो चाय चाय पीनी है, क्या करना है पता नहीं, कोई बोल नहीं रहा है। हमको ऐसे सामने कोई दिखे तो हमको भी अच्छा लगता है, बोलो तो हमको भी अच्छा लगता है ना। थैंक यू वृषभान, आप बोलते रहिए। हाँ, तो हम नहीं तो हम सो जाएंगे, है ना। ऐसा हो सकता यस है। मैम, वन में जो कन्वर्सेशन है ना, ये काफी मतलब क्लास के लिए बोरिंग होता ही है। हाँ, तो प्लीज सबको बोलो, आपके पीयर ग्रुप को, कि सिर्फ 2-3 लोग नहीं, सबको बोलना है, कुछ ना कुछ तो बताए ना। कुछ आपने वो पूरा अपना टीसेक्स एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म शेयर जो करना ही चाहिए। हाँ नहीं, आपने यूनिट किया टीसेक्स प्लेटफॉर्म, अगर नहीं किया तो आप प्लीज करिए। पर थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमको भी रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो वी ऑल्सो फील कि अच्छा ये सब चीजें हो रही है, अच्छा लग रहा है ना। कोई बात नहीं, अगले एक्टिविटी से हम देखते हैं, लोग बोलेंगे कुछ ज्यादा, है ना। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम ब्रेकआउट रूम्स बनाएंगे, और आप ब्रेकआउट रूम्स में अपना एक्सपीरियंस ऑफ द क्लास शेयर करेंगे। उसमें आप बोलेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज आप टॉपिक को क्लास में करते हैं। आप स्टोरी के माध्यम से करते हैं, या गेम के माध्यम से करते हैं, या कुछ फिल्म दिखाते हैं, या कुछ ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, या तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, या कोई टॉयज बनाते हैं, या आप कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाते कि ऐसा कर सकते हैं, या तो आप कुछ डिफिकल्ट अगर कोई शब्द है तो आप इसको कैसे समझाते हैं, आप इनके साथ डिस्कशंस करते हैं, या तो कोई छोटा लेक्चर दे दे। कौन सी तरीके से आप कोई टॉपिक को अपने क्लास में समझाते हैं। तो हम आपको ब्रेकआउट रूम्स में रखेंगे, और आप ग्रुप के अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी कौन सी तरीके से आप टॉपिक को हैंडल करते हैं अपने ग्रुप के साथ, ठीक है ना। तो जूना मैम हमारे साथ है, जो आपको ये सेकेंड एक्टिविटी का पूरा वो आपको हाँ बताएंगे, ठीक है ना। तो हम बनाए ब्रेकआउट रूम्स। हाँ, कितने लोग? 22, हाँ 7 है ना, ठीक है। तो प्लीज वो आपके ग्रुप में बोलना, हमारे साथ नहीं बोल, पर ग्रुप में तो बात करना, है ना वृषभा। सबको बुलाना, आपके ग्रुप में तो बात करवाना आप। So everybody is back, and let's see what the groups have to share.
which group would like Yes, to sir. share that Group what activity? number 5 is ready. Group number 5 is ready. वेरी गुड सर, अब जाइए बताइए। हाँ, तो हम लोगों ने हीट ट्रांसफर के बारे में सोचा है एक्सपीरियंस लर्निंग के माध्यम से समझाने के लिए। हाँ तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर की 3 मेथड्स होती हैं, है ना। हाँ हाँ एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। हाँ कंडक्शन में होता क्या है मैडम, जो सॉलिड मटेरियल होता है उसमें हीट ट्रांसफर किया जाता है हाँ कंडक्शन सर। के माध्यम से। सर 1 सेकेंड, आप अशोक कुमार जी, आपका जो टॉपिक है तो आपने कौन से मोड में सिखाया? जैसे कि स्टोरी के माध्यम से सिखाया या तो कुछ आपने गेम बनवाया? वो गेम के माध्यम से। हाँ, गेम के माध्यम से। वही तो आपने आपके ग्रुप में डिस्कशन किया कि जो आपको जो लिस्ट भेजी गई थी तो सबसे ज्यादातर कौन सा मोड यूज किया ग्रुप में? कौन से ज्यादा मोड यूज हुए थे? स्टोरी ज्यादा हुई कि गेम ज्यादा हुई थी या ऑडियो क्लिप? आपके डिस्कशन कितना निकला ग्रुप में? गेम्स अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मैम, गेम्स के थ्रू बच्चे ज्यादा माने इस टॉपिक को सीख पाएंगे। हाँ, तो आपके ग्रुप में ऐसा हुआ कि सब गेम के माध्यम से ज्यादा सीख पाएंगे। हाँ, आपको क्या लगता है कि गेम के माध्यम से क्यों सीखेंगे ज्यादा? उसके प्लसेस क्या है, पॉइंट्स? अगर आपको गेम के माध्यम से इसलिए सीखेंगे कि इसमें बच्चों की अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियां ना जुड़ी रहती है, इसीलिए हाँ उनका तो इमोशन अटैचमेंट होता है, ब्रेन भी जुड़ा रहता है और उसके बाद बच्चों को खेल से काफी लगाव रहता है। हाँ बच्चा खेल से साइंस को कोरिलेट करेगा मैम, हाँ साइंस तो को जोड़ के देखेगा। हाँ, when the students are doing, बच्चे जब करते हैं तो वो ज्यादा याद रखते हैं, ज्यादा एंजॉय करते, सीखते हैं। तो परफेक्ट दिस इज एब्सोल्युटली लर्निंग बाय डूइंग मेथड एंड बहुत सारी उनकी इंद्रियां सक्रिय रहती है इस दौरान। हाँ बिल्कुल, ऑल द टाइम एंगेज रहती है और बिल्कुल वो जुड़ी हुई रहती है कि हम ये करें, और साथ में भी करते हैं बच्चे। एक गेम बच्चे प्लेजर से करते हैं मैम, प्रसन्न चित्त मुद्रा में करते हैं। हाँ पूरे सेंसर उसमें एक्टिव रहते हैं बच्चों के। हाँ और लर्निंग कैपेसिटी भी काफी बढ़ जाती है। अच्छा, तो आपके ग्रुप में से गेम के द्वारा ज्यादा पॉइंट्स मिले कि ये बहुत अच्छा माध्यम है? और कोई माध्यम था जिस को आप बता सकते कि दिस वाज वन ऑफ द अदर, गेम वाज वन ऑफ देम? व्हाट वाज? पहले क्या है, बच्चों को अपन ने लेक्चर देके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया, उसके बाद उसी लेक्चर को हमने प्ले वे मेथड में करने का प्रयास किया है ना। ओके, सो तो प्ले वे लेक्चर क्या है, लेक्चर मेथड क्या होता है मैडम, यूनिडायरेक्शनल होता है। बच्चे केवल सुनते हैं लेकिन क्या कंसंट्रेट नहीं करते। लेकिन व्हेन वी कम इनटू द प्ले फील्ड, then students are very concentrated mode. So that was one of the observation, which is a very strong and good observation. Yes madam. Okay, let me explain then. मैम सर जी का एक्टिविटी कॉन्सेप्ट में सुन लीजिए मैम, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सुनाइए, सुनते हैं। हाँ डेफिनेटली, बताइए सर। तो हमने पहले बच्चों को कक्षा में बैठा के ना हमने लेक्चर दिया मैडम, है ना। हाँ, लेक्चर में ये बताया कि उसमें हीट ट्रांसफर की 3 मेथड होती है। एक होता है चालन कंडक्शन, दूसरा संवहन कन्वेक्शन और तीसरा होता है विकिरण रेडिएशन, है ना। ग्रुप में डिवाइड किए हैं ना अलग हेलो। अलग। हाँ सर सुनाई दे रहा है। हाँ, somebody's video this thing is हाँ muted। हाँ सर बोलिए सर बोलिए। चालन और संवहन में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है हीट ट्रांसफर करने के लिए, है ना। बट रेडिएशन में हीट ट्रांसफर करने के लिए रेडिएशन की मतलब माध्यम की जरूरत नहीं होती, मीडियम की। तो उसको हमने एक लोहे के कील से बताया। लोहे के कील को मोमबत्ती के लौ पे रखा, जिस सिरे पे हमने रखा था तो हीट का ट्रांसफर उस सिरे तक हो गया जहां पे बच्चे का हाथ था। फिर हमने ये बताया बच्चे को कि चूंकि सॉलिड में पूरे मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उसके जो सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो जिस सिरे पे हमने फ्लेम में रखा था सॉलिड को, वहां के जो अणु है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, है ना। तो उसने काइनेटिक एनर्जी को बाजू वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया। तो इस प्रकार से लास्ट एंड तक क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमने बताया कंडक्शन मोड। कन्वेक्शन के लिए क्या करते हैं अपन, जो लिक्विड मटेरियल है उसमें कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक
बर्नर में पानी को गर्म करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बर्नर में जिस सिरे का मतलब बॉटम का जो पानी है ना, वो पहले गर्म होता है, गर्म होके ऊपर उड़ जाता है और उसका स्थान लेने के लिए ठंडा पानी ऊपर का नीचे आता है। और ये प्रोसेस तब तक रहता है जब तक पूरे पानी का तापमान यूनिफॉर्मल नहीं रह जाता है ना। तो संवहन धारा का मतलब है जो गर्म होता है, पानी का मॉलिक्यूल ऊपर उठता है और ऊपर वाला नीचे आता है। ठीक, तो ये हो गया संवहन धाराओं के माध्यम से हीट ट्रांसफर होता है। फिर विकिरण में क्या होता है, जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वातावरण के 400 किलोमीटर तक वायुमंडल का रेंज है, लेकिन उसके ऊपर वैक्यूम रहता है, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट रेडिएशन के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है। तो ये हमने लेक्चर से समझाया क्लास में। अब इस बच्चों को हमने ले आया प्लेग्राउंड में, है ना। प्लेग्राउंड में इसको समझाने के लिए हमने अलग अलग प्रकार के बॉल लिए, है ना। बॉल लिया, बच्चों को हमने ग्राउंड में इकट्ठा किया। अब कंडक्शन को समझाने के लिए हमने क्या किया, हर एक बच्चे को बुलाया, बच्चा अपना बॉल लिया और अपने जगह पे जाता है। इस प्रकार आखिरी में जो बच्चा रहता है वो आता है, ले जाता है। लेकिन संवहन को हम कंडक्शन को समझाने के लिए हमने किया, सामने वाला बच्चा बॉल लेने आया, उसने पीछे वाले दिया, उसने फिर पीछे वाले दिया, उसने फिर पीछे वाले दिया। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूअस रहा जब तक अंतिम बच्चे को नहीं मिला। तो जब अंतिम बच्चे को मिला तो हमने ये समझाया कि देखो आप ठोस हो, आप कनेक्टेड है एक दूसरे से, सॉलिड है, तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है करके ये समझाया। फिर दूसरा कन्वेक्शन को समझाने के लिए हमने क्या किया, आखिरी बच्चे को पहले बुलाया, आखिरी बच्चा पहले आया और बॉल लेके वो आगे खड़ा हो गया, उसके फिर अंतिम वाला लास्ट सेकंड वो आया, अब बॉल लेके वो फिर आगे खड़ा हो गया। इस प्रकार जो पहले वाला बच्चा वो आखिरी में आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको कन्वेक्शन प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद रेडिएशन को समझाने के लिए हमने क्या किया, बच्चे को डायरेक्ट फेंक के हमने बॉल को देने का प्रयास किया। सभी बच्चे ने कैच किया बॉल को और अपने स्थान पर बैठ गए। तो इस प्रकार हमने ये समझाया कि रेडिएशन से जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट दो में कंडक्शन कन्वेक्शन में क्या है, मीडियम कॉम्पैक्ट थे एक दूसरे से, लेकिन इसमें थर्ड वाले में रेडिएशन समझा रहे थे, इसके बच्चों को फेंक दिया, ये बताया गया कि बीच में कोई मीडियम नहीं है। इस प्रकार हमने लेक्चर और लर्निंग बाय डूइंग दोनों मेथड से बच्चों को समझाने का प्रयास किया। आई थिंक सर आपने बहुत ही गुड कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स, डूइंग, सब आपने एक साथ में करके बहुत ही बढ़िया टॉपिक को समझाने का वो क्या बोलते अभी आपने हम सबको समझाया। मुझे लगता है कि सबको ये सुन के प्रोत्साहन मिल गया है कि ये चीजें बहुत अच्छी तरह से हो सकती है और ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस के, अगर हम बच्चों को करवाए और ये अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बच्चे ज्यादा सीख पाते। तो excellent I would say example of the topic and how it is done, and now let's see if other groups would like to share. Any other group is ready to share कि आपके ग्रुप में कौन सा mode was more? Madam, I would like to feedback first, then we go to second batch. Sure sir, बताइए feedback। नहीं, दूसरे ग्रुप से आमंत्रित है फीडबैक। अच्छा हाँ सर आप सबको बोले फीडबैक तो दे, कम से कम हमको भी सुनना है। हाँ, फीडबैक में मैं बोलना चाहूंगा मैम, अभी के से ना सर आपने जो पढ़ाने का विधि बताया वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे से उसमें बच्चे सीखेंगे और करके सीखेंगे। हाँ सही बात। थैंक यू सर। मैडम को थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। अदर ग्रुप्स वुड लाइक टू शेयर डिस्कशन? हाँ मैम, मैं 7 ग्रुप से हूँ। हाँ बताइए सर। हाँ तो हम लोग ग्रुप में एक मैम मैं बताना चाहूंगा कि हम क्लासरूम में किस तरह का टॉपिक लेंगे और कैसे बच्चे उसमें सीखेंगे। तो मैं क्लास 7 में क्लास का एक बताऊंगा जिसमें मुझे मानचित्र अध्ययन कराना है या मानचित्र अंकन कराना है। तो सबसे मैं पहले जाऊंगा, बच्चे लोगों को बताऊंगा हमको मतलब मैंने मानचित्र का खुद करके अंकन करना है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे नदी है, कहाँ से आपका उद्यान है, कहाँ पे आपका पर्वत है। तो खुद बच्चे उसमें मैं ग्रुप में बांटूंगा उसको,
मान लो 30 बच्चे हैं मेरे पास, तो मैं 3 ग्रुप में बांट दूंगा उनको, और तीन ग्रुपों को अलग अलग मैप दूंगा कि आप पर्वत को बताओ, भारत में पर्वत कहाँ कहाँ पे है। एक ग्रुप को मैं नदी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि नदी कहाँ कहाँ पे है, और एक ग्रुप को मैं खनिज उत्पादन या फिर फसल जो कृषि एग्रीकल्चर क्राफ्ट्स है, आप दोनों के बारे में आप बताएं कि कहाँ कहाँ पे आपका चावल उत्पादन होता है, गेहूं उत्पादन होता है, या फिर लोहा उत्पादन होता है, या फिर आपका सोना चांदी उत्पादन होता है। तो वो खनिज उत्पादन और कृषि फसलों के उत्पादन के बारे में बनाएंगे। तो 3 ग्रुप मेरे पास हो गए। तीनों ग्रुप में बच्चे पहले से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि आप म्यूट हो गए सर। सर अनम्यूट करिए। जैसे कि पहले से एक्सप्लेन टीचर के द्वारा किया जाएगा मैडम बच्चों को कि तीनों ग्रुप में कि आप पर्वत को किस में छायांकित करना है, किस रंग में। जैसे ब्राउन कलर में होता है, आपका नदी को नीले कलर में आपका उसको छायांकित करना है, और जो क्राफ्ट्स हैं उसको हरे, और जो खनिज उत्पादन है उसको काले कलर में। इस तरह से बच्चे, उनके पास सामग्री रहेगा, मैप रहेगा, और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ वो नक्शे को भरेंगे, और उससे उनका इंद्री जो कहना चाहिए वो विकसित होगा, और बड़े मजे से बच्चे नक्शे को भरेंगे, और उनमें ये ज्ञानात्मक पहलू आएंगे यहाँ पे कि उनका गांव कहाँ पे है। नक्शे से उनको ये पता चलेगा कि उनके गांव की स्थिति, जिले की स्थिति, राज्य की स्थिति, कि वहाँ कहाँ पे हैं। अगर कोई क्राफ्ट्स अगर वो वहाँ पे छायांकित कर रहे हैं तो किस क्षेत्र के को बिलोंग कर रहे हैं, या फिर कहीं खनिज उत्पादन हो रहा है, या जैसे महानदी ही बना रहे हैं वो लोग, तो महानदी कहाँ से निकल रही है और किस क्षेत्र में बह रही है, तो उसके एरिया को कवर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसे वो बच्चा इंटरेस्ट के साथ, और उसके ज्ञानात्मक पहलू कि उस नदी के आसपास कौन से बड़े बड़े नगर आ रहे हैं, कौन से क्षेत्र को वो कवर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उसमें बांध बनाया गया है, और जो सिंचाई की व्यवस्था उससे परिलक्षित होती है। ये सभी उस एक मानचित्र अध्ययन के माध्यम से बच्चे सीखेंगे। ये एक्सप्लेन होगा, और बच्चे उस मानचित्र के माध्यम से पर्वतों की स्थिति, पठारों की स्थिति, यहाँ तक आपका कृषि क्राफ्ट की स्थिति, आप खनिज पदार्थ की स्थिति, और नदियों की स्थिति के बारे में वो जानकारी हासिल कर लेंगे कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से फसल उत्पादन होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, या कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे नीलगिरी पर्वत है वो कौन स्थिति में है, आपका हिमालय पर्वत है वो कौन से स्थिति में है, कौन से दिशा को बताएंगे, या फिर हम आप ये कहें कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से पर्वत हैं उसको छायांकित करेंगे। इससे बच्चे लोगों का जो ज्ञानात्मक पहलू है और जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से उसका विकास होगा। थैंक यू सर। अभी इतना कहना चाहता। नहीं हाँ, आप लोग बहुत ही आई वुड से टॉपिक के उसमें तो आप बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं, और यू डू द बेस्ट इन योर स्कूल्स एंड क्लासेस, ये तो है ही। आपने जो ग्रुप्स बनाए, जैसे कि एक ग्रुप को ये दिया, दूसरे वो बहुत ही अच्छा रहा। ये ग्रुप डायनामिक्स बहुत अच्छा काम करता है सर। तो ये एक मोड हो गया बच्चों को पढ़ने का। तो हर एक टॉपिक को आप अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको सिखा सकते हैं, और टीचर्स को भी रहेगा कि जो बच्चा वीडियो से देख सके वो पढ़ सकता है, या तो कोई गेम से पढ़ सकता है। तो आप ऐसी सारी चीजें सारे बच्चों को आप एक साथ पढ़ा सकते हो। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग मोड एक ऐसा है कि हर एक बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेगा, हर एक बच्चा कुछ ना कुछ वैसे सीख के वापस जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है पढ़ाने का। और आप लोगों को मैंने देखा कि डिफरेंट वेज आप इसको एड्रेस कर रहे हो। तो इट इज वेरी नाइस टू हियर दैट एवरी स्कूल इज डूइंग डिफरेंट एक्सपीरियंशियल लर्निंग मोड्स। सो थैंक यू सर। If any other group is planning, we can listen to them. So any other group would like to share?
कोई और ग्रुप बोलना चाहेगा आपके पास? 1 2 3 में से कोई, या तो फिर हम 4 जी मैम 1 1। हाँ बताइए सर। जी मैम। जी मैम, मैं अपने स्कूल में मैथ पढ़ाता हूँ। हाँ तो मैंने, जैसे आपने अभी बताया कि कहानी के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, तो फिल्म के माध्यम से, तो जब हम बीएड कर रहे थे तो हम फिल्म के माध्यम से भी देखे, कुछ मूवी उसके बारे में सीखे रहे, डॉक्यूमेंट्री बनाए रहे। तो मैं मैथ में अधिक, मैं अपने क्लास में डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनवाया हूँ। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो किस टाइप से डॉक्यूमेंट्री को बनाए हैं। देखिए ये है, और मैम यहाँ रहा, और यहाँ। हाँ, तो आपने चार्ट पेपर्स करवाए सबसे? जी मैम, हाँ जी, वेरी गुड। अलग अलग बनो। हाँ जी तो मैम। खुद बच्चों ने खुद ने कराए वो सब, है ना? जी मैम, जी मैम। हाँ, बस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि बच्चे खुद करते हैं। आप इसको प्रोसेस खुद कर, हाँ इनिशिएट करते हैं। तो आपने उससे जी। पहले कौन सी एक्टिविटी की बच्चों के साथ, ऐसे उनको कि ये आप चार्ट पेपर बनवाइए, कुछ जी एक्टिविटी? मैम, इससे पहले जो आपने हमें सिखाया था वो एरोप्लेन वाला, हाँ तो तो वो हमने किया रहा इनके हाँ साथ। हाँ तो तो बच्चों ने खुद ने वो एक्टिविटी की, आपने बच्चों के साथ वो एक्टिविटी करवाई है जी ना? जी 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 हाँ, बिल्कुल कराया रहा तो मैम। बहुत ही अच्छा, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा कि मेरे से बहुत ही अच्छा और बेटर कुछ लोग बना पा रहे थे। देखो और हंसी तो मेरे को तब आई, मेरे चेहरे पे जब स्माइल तब आई मैम, जब बच्चे बोले कि सर मैं तो आपसे बहुत अच्छा कर पा रही हूँ ऐसे करके। और जो फिर उड़ाने वाली बात थी, तो जब डिस्टेंस मेजर करना था तो मेरा वाला तो राउंड करके मेरे साइड ही आ जा रहा था और कुछ लोगों का डिस्टेंस करता था। तो उसमें भी बच्चे हंसते थे, इससे आपको तो उड़ाने नहीं आ रहा है ऐसे करके। तो फिर वो मेरे को बताते थे। हाँ, तो अंकित सर, आपको लगता है ना कि आज के जमाने में बच्चों को बहुत सारी चीजों की क्या बोलते हैं, जैसे इंटरनेट है, वेबसाइट्स है वगैरह का, उनको भी वो रहता है, नहीं वो लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अच्छा जी लगता जी है कि बच्चे खुद अपने को बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपने दे दिया कि हम कितना कुछ जी बेहतर मैम। कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बात आपने की कि बच्चे ने आपको आके बताया। दैट मीन्स आपका क्लास इतना फ्रेंडली रहा होगा और आपने जी ऐसे बच्चों को बोला है कि आप करो और क्या महसूस करते हो, कौन सा जी एक्सपीरियंस आप लेके आते हो। आई थिंक इससे ज्यादा हमारे मुंह पे स्माइल आ ही नहीं सकती, हम हंस ही नहीं सकते। और आपने सबको हंसाया आज कि बच्चे जी ने जी ये बताया, तो हम तो बहुत खुश हो गए सुन के। वेरी नाइस जी। सर, वेरी नाइस। और मैम जब भी उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आगे पढ़ना चाहते हैं वो, हाँ तो उनके लिए यही क्लास है मैम, प्रोजेक्टर के माध्यम से। अच्छा, यहाँ पे आप सिखाते मैम, हैं? यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से वो आके क्लास में पढ़ते हैं यहाँ अच्छा, पे। आपकी स्कूल कहाँ पे है सर, कौन सी स्कूल है? जी मैम, बलरामपुर में है, भेलवाड़ी बलरामपुर कहाँ पे है? बलरामपुर कहाँ पे? जी, सीजी में ही है। बलरामपुर जिला है, डिस्ट्रिक्ट है मैम। अच्छा, तो वहां पे नेटवर्क का बहुत अच्छा रहता है, सुविधा वगैरह सब जी अच्छा मैम, है, ठीक यहाँ है? लैब भी है सभी बच्चों के लिए, हाँ अच्छा कंप्यूटर क्लासेस के लिए भी है, कंप्यूटर है सभी जगह पे। अच्छा। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप ये सब रिसोर्सेज यूज करते हो, उसके साथ जी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा सुन के, और आपने हंसाया तो हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। ये बच्चों का जो फीडबैक होता है, ये सबसे अच्छा होता है। जी ये मैम। हमको क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है कि हम आगे और कुछ करें, और कुछ नया करें, और कुछ चैलेंजिंग बनाए बच्चों के लिए। अभी जी मैम। आपने सोचा कि तो मैं ऐसा प्लेन बनाऊं कि बच्चों मुझे बोले कि हाँ नहीं सर आपको भी आती है, हाँ ऐसा कुछ। जी जी हमारे स्कूल में भी ऐसा ही हुआ, हम बच्चों को बोलते हैं आप बताओ, हमको तो नहीं आती है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीडबैक था सर, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू। एनी अदर ग्रुप वुड लाइक टू शेयर? जी मैम, मैं फोर्थ ग्रुप से अपना व्यू रखना चाहूंगा। यस सर, बताइए कौन सा ग्रुप है ये? फोर्थ ग्रुप, चौथा। फोर्थ ग्रुप, यस, ओके सर।
इसमें हम लोग जो अपने ग्रुप के टीचर्स हैं उनके साथ डिस्कस किए हाँ और एक टॉपिक लिए थे भोजन के घटक। हाँ ये क्लास 7 में है हाँ कि हम जब क्लास में जाते हैं तो बच्चे को कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे समझ में आए कि एक भोजन के घटक जो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार, उसको हम बच्चे को कैसे इजीली सिखा सके। इसके लिए मैं जब क्लास में जाता हूँ तो जो बच्चे को सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि आज आपने कौन सा भोजन करके आया है, तो बच्चे बताते हैं। हाँ बताने के पश्चात कुछ उसमें कमी रह जाती है बैलेंस डाइट में, संतुलित आहार में, फिर इसको उठा के हम टॉपिक में आते हैं। इसके लिए हम क्लास में ही जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये जो हमारे भोजन के स्रोत है, जंतु और पादप स्रोत, उसको हम क्लास में रख देते हैं। जैसे कि मैंने दाल रख दिया, पपीता रख दिए, दूध रख दिए, सोया बड़ी रख दिए, और उसके बाद मैं बच्चों को पहले इनके स्रोत के बारे में पहले बता देता हूँ। फिर बच्चे को ऑलरेडी समझ में आ जाता है और बच्चे को मैं पूछता हूँ कि आपको प्रोटीन किसमें मिलेगी, तो सभी बच्चे वहां पे एटलीस्ट जान जाते हैं कि ये पदार्थ है खाने का, ये जैसे कि चना है, इसमें हमको प्रोटीन मिलेगा, दलहन फसल में प्रोटीन मिलेगा, ये आसानी से जान जाते हैं बच्चे। इसके साथ साथ वहाँ पे जंतु और पादप हमारे भोजन के स्रोत हैं, तो कुछ हम जंतु स्रोत भी ले लेते हैं, तो वहाँ पे बच्चे इजी जान जाते हैं कि ये जंतु स्रोत है, ये पादप स्रोत है। इससे हमको दोनों से हमको प्रोटीन मिलती है। इस तरह से हम बच्चे को क्लास में सिखाते हैं। और जैसे हमारे आवासी बच्चे हैं, रहना वही हो रहा है उनको, तो उनके जो किचन रूम है, वहां जाके बच्चे को हम जो जो वस्तुएं हैं उसको रख के प्रेजेंट कराते हैं, तो बच्चे उसका स्वाद भी लेते हैं और संतुलित आहार के बारे में उनको पूरी जानकारी भी मिल जाती है। एक्चुअल एक्सपीरियंशियल लर्निंग सर, इस तरह से एक्सपीरियंस करते खाते हैं उसका, वो लेते, उसके बाद पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन के बारे में, कौन सा न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रोटीन्स, विटामिन, वो सब। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है सर आपकी। इस तरह से कोई भी टॉपिक पढ़ाने के पहले बच्चे को डायरेक्ट उससे हम रूबरू कराते हैं, उसके बाद बच्चे इजी सीख जाते हैं। उसके बाद हम ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ऐसे 4-5 ग्रुप में बच्चे को बांट देते हैं और उनको बोलते हैं कि इस स्रोत को तुम ढूंढ के लाओ। तो बच्चे इजी उसको जान जाते हैं और स्रोत को ढूंढ के लाते हैं, तो बाकी बच्चे सब सीख जाते हैं। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड एक्टिविटी टू गिव देम द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वो बच्चे खुद करते हैं, खुद ग्रुप के अंदर भी काम करते, दूसरे ग्रुप के साथ भी काम करते, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका आपने मोड लिया है पढ़ाने का। थैंक यू सर। एनी अदर ग्रुप? मैम ग्रुप यस मैम ग्रुप 2 से। हाँ जी बताइए। मैम गणित में पाई बताने के लिए बच्चों को आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते किया था मैंने बच्चों आपके इसकी ट्रेनिंग से पहले जनरली हम लोग वैसे ही बता देते थे मतलब समझा के, पर यहाँ से सीखने के बाद मैंने उसमें बच्चों को अलग अलग सर्कल के डिमोस्ट्रेशन के माध्यम से अलग अलग वृत्ताकार वस्तुएं दिखाई। उसके बाद उनको स्वयं ही बनाने बोला, स्वयं बना के सर्कल, छोटे छोटे उन्होंने सर्कल काटे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सर्कल काटने के बाद, वो वृत्त काटने के बाद तो अपने स्केल के माध्यम से, और छोटे धागे के रस्सी के टुकड़े रखे थे उन्होंने, तो मैंने बोला आपको परिधि, उनको व्यास, परिधि, त्रिज्या ये सब पहले बता चुकी थी समझा के। फिर उन्होंने उसको सबको नापा, उसको स्केल की सहायता से सबने, जिसने 4-4 बच्चे, 2-3 बच्चे एक एक सर्कल में उसको स्केल की सहायता से उसका व्यास, डायमीटर नापा, उसकी परिधि को नापे, रस्सी की सहायता से उसके नाप के, फिर उसको स्केल से नाप के, हर बच्चे ने अलग अलग अपने वो नाप के अपने, मैंने बोला उनको लिखिए आप कितना आ रहा है, उसकी परिधि का मान कितना आ रहा है, व्यास का मान कितना आ रहा है, और फिर
हमने बताया कि उसको परिधि और व्यास का जो होगा हमेशा 22/7, और एक बच्चे का तो ये हुआ कि उसका त्रिज्या ही, उसका व्यास ही 7 था, तो उसका एग्जैक्ट नापा उसने डायमीटर, तो उसका एग्जैक्ट 22 आया, क्योंकि उसका 7 तो व्यास ही था। तो एकदम मैंने उस बच्चे को भी एकदम कि मैम ने जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है परिधि बटे व्यास 22/7 उसकी वैल्यू होती है, और इसको पाई बताते हैं, बच्चे का भी तो बच्चा एकदम से खुश हुआ कि इस बात में मुझे भी अच्छा लगा। और बच्चे इतने कठिन टॉपिक को इतने आसानी से और इतने उससे समझ गए, उसके स्वयं जब बना के उन्होंने देखा, सर्कल बना के देखा, उन्होंने नापा, तो इतने कठिन कि उस चीज को समझाने के लिए नहीं तो क्लास में ज्यादा बच्चों को करना पड़ता था मेहनत देने, और उस चीज को इतने जल्दी उन्होंने ग्रहण कर दिया कि इसका स्वयं बना के देखा उन्होंने, तो वो खुश भी हुए बहुत, क्योंकि वो जो बुक में लिखा है वो उन्होंने स्वयं कर लिया। खुद देखा है ना। हाँ, जो वो बुक जब में अपने आप तो एक ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद कुछ हासिल किया है या तो कुछ इन्वेंट किया है ना, ऐसा उनके सबके चेहरों में खुशी थी कि हमने कुछ हासिल कर लिया है। हासिल कर लिया। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग मैम, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं भी आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी सर्कल बहुत साल पहले ग्रेड 5 के साथ किया था, और मैंने सब बच्चों को एक डिफरेंट मेजरमेंट का, नाप का एक ऐसा थ्रेड दिया था, और एक को अलग अलग दिया था मैंने, और मैंने सबको बोला कि आपको सर्कल बनाना है और परफेक्ट सर्कल होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल होना चाहिए। तो आप कैसे करोगे? बहुत टाइम लिया, उन्होंने सोचा कि ये थ्रेड से हम क्या करेंगे, सर्कल थोड़ी होगा, कैसे हम सर्कल बनाएंगे। पर एंड में सब लोगों ने, सब बच्चों ने कहीं ना कहीं से वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग के माध्यम से उन्होंने सर्कल बनाया, और अपने आप उन्होंने पाई की वैल्यू निकाली और देखा कि सबकी पाई की वैल्यू सेम आती है, क्योंकि उन्होंने रेडियस, डायमीटर सब। तो ये बच्चों के साथ हम करते हैं, और बच्चे जब खुद लर्न करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेस से, दैट इज द आई थिंक सबसे हमारे को खुशी मिलती है उस टाइम पे, है ना? यस मैम। थैंक और यू। कभी यस मैम। यस, हाँ बताइए बताइए मैम, बोलिए बोलिए। कभी कभी मैम क्लास में ये भी होता है, बच्चों की कुछ चीज नहीं रहती तो बच्चे कई चीजें देखे पहले से रहते हैं, तो उनके ज्ञान में संचित रहता है, तो उनके इमेजिनरी और उनकी कल्पना का भी कई जगह उपयोग करने से कई चीजें क्या है हम तुरंत प्रेजेंट नहीं कर सकते, डिमॉन्स्ट्रेशन की जरूरत होती है, पर उनके इमेज में वो चीज रहती है, क्योंकि वो भी कई चीजें देख के बड़े हुए रहते हैं, तो उस इमेज का भी, उनकी कल्पना का भी उस जगह में उपयोग करके भी स्टार्ट कर देते थे, या कभी उस चीज के जो मतलब टॉपिक को समझाने के लिए उनकी कल्पनाशीलता का उनको उस इमेज को याद दिलाते हुए भी इस तरह से भी मतलब उपयोग हो जाता है क्लास में उनको समझाने के लिए, उससे भी वो बहुत जल्दी समझ जाते थे। हाँ, टीचर हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि बच्चे किस तरीके से, हम इनके जो विचार शक्ति है क्या, इनको हम कैसे ले और कैसे करें। तो ये हम टीचर्स का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रहता है, और ये अगर हम ले लेते तो क्लासेस बहुत ही बढ़िया बनते। सो थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर insight about your classes, and I think all groups are done. जी मैम। हाँ, if others want, we have to do it faster because we have a lot more activities. So please जरा जल्दी बताए तो, और शॉर्ट में बताइए प्लीज। हाँ सर, मैडम मैं 9th क्लास को पढ़ाती हूँ, तो जैसे मुझे पदार्थ के बारे में बताना है या पदार्थ के कण, तो आपका ग्रुप कौन सा है? ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप 3 है। हाँ, ग्रुप 3। मैम आप बताइए, आप कंटेंट मत बताइए, क्या टॉपिक है, आप ये टॉपिक को कौन से माध्यम से पढ़ाते हैं वो हमको जानना है। एक्सपेरिमेंट से, कोई भी टॉपिक को एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही मैं समझाती हूँ। जैसे मुझे बताना है कि कण जो मैटर है, मैटर के जो कण है पदार्थ के कण बहुत ही छोटे हैं, तो इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा मैंने लिया, उसे 100 ml पानी के बीकर में डाला, फिर उस बीकर से 10 ml पानी निकालकर फिर अगले 100 ml पानी में मैं उसे डाल रही हूँ, तो उनको ये जानकारी हो जाती है धीरे धीरे पानी का कलर बदल रहा है, लेकिन उसमें वो जो कण है, पदार्थ है, वह उसमें उपस्थित है। तो इससे मैं बता सकती हूँ कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। इसी तरह सस्पेंशन, सॉल्यूशन, विलयन को भी बताने के लिए मैं ऐसा ही फॉर्मूला अपनाती हूँ। शक्कर को मैंने पानी में घोल दिया, उन्हें बताया कि ये विलयन है। चौक के पाउडर को मैंने पानी में घोल दिया, मुझे करने की जरूरत नहीं होती, बच्चे खुद वो कर लेते हैं। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट का माध्यम तो बेस्ट रहता है,
कोई भी टॉपिक हो, मैं कोई एक्सपेरिमेंट भी से टॉपिक लो, हाँ सही और बात। समय तक फिर उनको ये याद हो जाता है बस। थैंक यू मैम वेरी मच। एक्सपेरिमेंट इज द बेस्ट वे फॉर स्टूडेंट्स, इन्वॉल्व भी होते हैं और समझ भी जल्दी जाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। यस, और कौन सा ग्रुप है अभी? ग्रुप 1 अगर शेयर करना चाहता है, या तो फिर हम चलेंगे हमारे अगली एक्टिविटी की ओर। ग्रुप 1, somebody would like to share from group 1? जी मैम, अभी मैंने बताया ना। हाँ जी मैम। ग्रुप 1 हो गया ना? हाँ ओके। एनी अदर ग्रुप रिमेनिंग? हाँ 6 ग्रुप थे। हाँ ये भी हो गया। हाँ ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है हम एक वीडियो देखने वाले हैं, और ये वीडियो असेसमेंट के ऊपर है। हमने देखा कि यूनिट 3 इज बेस्ड ऑन असेसमेंट। तो असेसमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वेज। बच्चे कैसे सीखते हैं, हम इसमें से कैसे इनको ग्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये वीडियो में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, दोनों असेसमेंट का हम वीडियो में एक्सपीरियंस करेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं और टीचर्स इनको कैसे असेसमेंट के उसमें देखते हैं। ठीक है, तो वी विल शेयर अवर वीडियो विथ यू। मेरा होगा, पता नहीं, शेयर स्क्रीन। इसको रेडी types of assessments. One Not is visible, ma'am. another विजिबल नहीं है। हाँ हाँ, एक मिनट हाँ। आगे नहीं जाए। Is it visible now? There are 2 types of assessments. One is formative assessment and another one is summative assessment. See, as teachers, when we go to a class and take classes, what happens that we do a certain kind of a learning experience with our students. So, can you hear the video on? Yes, Yes, ma'am. Okay. We want to know that what has been their journey of this particular discipline that they have been learning in the class with you people. So what we do is sometimes once the class is over, we make them do a little mind map, or we make them do a little reflective oral, paragraph writing, or we make them do, oral presentations, and they give feedback to each other, to their peer group, and teachers also are able to understand what these children have understood in the class. So this helps the teacher to also take their forward other classes, and also it gives, these students where they need to improve, what is the feedback to be given to each child, and where the teacher needs to take the class from here. From 1.1% of your group is going to throw the airplane that you have made. So you're going to Not audible, ma'am. आवाज सुनाई नहीं दे रहा है।
come up and explain the working principles of applied flying on the plane that has been allotted to you. Okay? So group 1, you will make a sprinter. Group 2, you will make a spinner. I'm giving you the rubrics. On the basis of the rubrics, your presentation will be assessed. The various criteria. This is for group 1, rubric. Group 2, just pass on the rubrics then. Students, this is a rubric, so when the other groups are presenting, you will go through this rubric and give them feedback, okay? So as a group you can discuss and give the feedback, and you can give to individual person also, okay? The fuselages which help it float on water. Just on the spot. This was a water plane or a seaplane. A seaplane or a water plane is a powered fixed wing aircraft that is capable of taking off and landing on water. Water planes that can take off and land on land as well as in water are a part of the subclass called amphibian plane. Tailplane also helps to adjust for changes in position of the center of pressure or center of gravity, which is mainly caused by changes in speed and altitude, fuel consumption, or dropping of cargo or payload. अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो हम देख रहे थे असेसमेंट टास्क, वो सम्मेटिव था कि फॉर्मेटिव था? हेलो हेलो जी मैम। हाँ, असेसमेंट का आपने देखा, ये जो प्लेन बना रहे बच्चे और वो पूरा जो वीडियो हमने दिखाया असेसमेंट, आपको क्या लगता है कौन सा असेसमेंट हो सकता है ये वीडियो देख के? मैम अधिकतर वीडियो में तो अभी लास्ट वाले में ही आवाज आ पाई। अच्छा, नहीं पर आपने देखा कि इसमें हमको असेसमेंट लेना है, हम कौन सा असेसमेंट ले सकते हैं इसमें? एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक समेटिव असेसमेंट होता है जी। तो समेटिव असेसमेंट हम 2-3 टॉपिक खत्म करके या तो पूरा टॉपिक खत्म करके हम ले सकते हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट हम हर क्लास होती है उसके एंड में कुछ हम सिखाते हैं, बच्चों ने सीख पाया है कि नहीं, बच्चे समझ पा रहे कि नहीं, बच्चों ने क्या आकलन किया वो क्लास में से, वो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट से ले सकते हैं। तो ये हमने तो आपको वीडियो दिखाया अभी, वो प्लेन वाला जिसमें बच्चे रिसर्च करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, मैम इनको दे रही है कि ये हमारा रूब्रिक है, आप इनको पढ़ो, फिर आप इसको फीडबैक दे सकते हो दूसरे बच्चों को, टीचर्स भी फीडबैक दे सकती है। तो आपको क्या लगता है कौन सा असेसमेंट टास्क हम इसमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट? हाँ जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ले सकते हैं हम, इसको समेटिव असेसमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी मैम, इसको कर सकते हैं। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं बताएंगे आप? एनीबडी कैन शेयर कि इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उसको हम समेटिव कैसे कर सकते हैं? जैसे सब बच्चे साथ में रिसर्च कर रहे हैं, फिर ग्रुप्स बनाए, बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया, ओरल प्रेजेंटेशंस, वो टॉपिक समझ में आया कि नहीं, बच्चों ने सब बच्चों को सिखाया कि हमने ये बनाया, ऐसे किया, वो सारी इंफॉर्मेशन सब बच्चे दे रहे हैं। और अगले वीडियो में आपने देखा छोटे बच्चे जो है वो पूरा डिस्टेंस कर रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, ग्राफ्स बना रहे हैं। तो ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम अगर हम साथ में सब करके, अगर हर बच्चा रिपोर्ट लिखता है, इंडिविजुअल रिपोर्ट लिखता है, इन्वेस्टिगेशन टास्क साइंस के उसमें, तो आप देखेंगे कि ये समेटिव टास्क हो जाएगा। और टीचर ने आपने देखा कि टीचर पूरा इन्वेस्टिगेशन टास्क बोर्ड के ऊपर लिख रही है कि आपको ये चीजें करनी है। तो हर बच्चा इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट लिखेगा और टीचर इसको ग्रेड कर सकती है, और वो कौन से टॉपिक में, कौन से स्ट्रैंड्स, व्हाट कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें ग्रेड करना है,
या तो इसको आपको समझाना है कि बच्चा समझ पाया है कि नहीं, ये सब इसमें हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक समेटिव टास्क हो जाएगा। तो फॉर्मेटिव टास्क को हम समेटिव में कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव में हमको पता चलता है कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। हम जो समझा रहे हैं वो बच्चे अपने आप कर रहे, ग्रुप में बच्चे कर रहे, ग्रुप दूसरे ग्रुप को समझा सकता है, दूसरे ग्रुप को फीडबैक दे सकता है। अभी इस बार का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत करना चाहते हैं देखो यहाँ पे कि सेकंड नहीं करना, यहाँ पे ना कर दे, सके को काट, करना चाहते हैं। हेलो, हाँ, तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला है कि पीयर फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हम देखें कि ग्रुप्स कैसे फीडबैक दे सकता है रूब्रिक के माध्यम से। तो ये एक समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट का आपने एक वीडियो के माध्यम से देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स कैसे हो सकते हैं। हम और आगे देखते हैं, दो और असेसमेंट टास्क है, तो आप देखिए और फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। On land as well as in water are a part of the subclass called amphibian planes. Tailplane also helps to adjust for changes in position of the center of pressure or center of gravity, which is mainly caused by changes in speed and altitude, fuel consumption, or dropping of cargo or payload. Good morning, everybody. So today we're going to do something which is very exciting. Okay, but for that I want you to be in smaller groups. What I'm going to do is I'm going to call 4 people from the class. Okay, so 4 of you. Okay, now what you're going to do is you are going to choose your own team. Each group is to come out with 5 questions for a quiz. Okay? 5 questions for a quiz. You also need to prepare our answer sheet for that. Okay? Each group will come here. You distribute your photocopies of your set of your questions to each group. Give them 10 minutes and it will solve it. Okay? After 10 minutes, what you're going to do is you're going to exchange it with the people in the group. They can just have somebody else's answer sheet, and then you discuss those answers with them, and they will correct it for each other. And after that, you take it from there. Okay. Which statement relates to Bernoulli's principle? Okay, so the correct answer was C. ओके, तो ये एक अलग दूसरा असेसमेंट टास्क था। हु वुड लाइक टू शेयर देयर व्यूज ऑन दिस टास्क? जैसे वो बच्चों ने क्विज बनाया था, आप इसको समेटिव टास्क या तो फॉर्मेटिव टास्क किस में डाल सकते हैं? पहले तो क्विज को हम ले सकते हैं असेसमेंट टास्क के रूप में। क्विज ले सकते हैं हम असेसमेंट में। क्विज के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप करते हैं क्लास में क्विज, ऐसा पूछते हैं बच्चों को? ठीक है, हम पूरी वीडियो देख लेते, उसके बाद आप बोल सकते हैं क्या है। Which statement relates to Bernoulli's principle? Okay, so the correct answer was C. Today we are going to do an assessment which is on creative writing. Okay. So there are going to be different airplanes, different types of airplanes. You can choose one of the airplanes from that one and you can write a creative essay on it. Okay? The word limit is going to be 700 minimum to 1200 maximum words.
okay, to convey your narrative in the first person because you're doing it as an autobiography, right? So it's an autobiography of an aeroplane, all right? Most of the learning centers around, the focus is normally on the assessments always in the learning part. Now, how do we break that? Now, teachers often mistake assessment as a, the learning as a preparation for the assessment, which should not be the focus. The assessment is basically, it's not an outcome, it's a process that needs to be reviewed, that needs to be enjoyed by the students. And it should emerge very organically in the learning process. One myth that is, one mistake that most of the teachers normally do is that they think that assessment is basically feedback for students. I think it's rather a feedback for a teacher to see how effective her teaching, how effective her, the transfer of her, teaching method has been on the students. So teachers should actually take it as a feedback to reflect upon their own learning tools and techniques to see how learning can be actually more fun and process driven rather than just focusing on the assessment. Also, the assessment needs to also take care of various stakeholders. Various stakeholders should be a part of the learning process. Like it should not always be the teacher who is assessing the students. Sometimes a student should be given a chance to assess himself or herself. Peer group should be assessing the student. There could be an expert coming from outside. Sometimes the other class, different classes can actually give feedback to the students on their learning. The assessment has to emerge as a learning process which is enjoyable, which is fun-based, which includes diverse ways of assessment, and feedback mechanism should be incorporated or integrated in that. Now the assessments can vary from a very specific, task-specific assessments of essay writing, from something like a debate, something like a role play or a stimulation or a field work, lab work, creating a design, coming up with a model, making a working model. As teachers, we projected assessment as something which should be scared of. If we make the assessment process fun process, if we make it more enriching, if we make it something the students will get a very non-judgmental review of their work, assessments are definitely going to be fun. तो अभी अगली एक्टिविटी में समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट डिजाइन करना है, तो आप बताइए आपको फॉर्मेटिव समेटिव में डिस्कशन में आपको वीडियो देखने के बाद क्या पता चला आपको कि क्या हो रहा है, कैसे हम असेसमेंट्स लेते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से हम बच्चों के साथ असेसमेंट्स कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक रिटन टास्क असेसमेंट के रूप में नहीं होता है। There are different ways we can do assessments. रोल प्ले कर सकते हैं, वर्किंग मॉडल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमने बताई। क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसे है, वो भी कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से रिपोर्ट लिखेगा। ये बहुत सारी डिफरेंट वेज है अपने असेसमेंट हम कर सकते हैं। तो असेसमेंट को हम ऐसा हमको करना चाहिए कि टीचर को भी पता चले कि हमने जो सिखाया है वो बच्चे सीख रहे हैं और उसका जो हमको एप्लीकेशन करना है, बच्चों ने जो सीखा है वो हमको ऐसे टास्क में दिखाई दे रहा है कि नहीं। हमको ऐसे फियर बना के नहीं करना है कि हाँ अभी असेसमेंट है, आपको लिखना है, क्या करना है। तो एज ए टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ऑन गोइंग रहता है, हर क्लास के बाद आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ माइंड मैप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट कर सकते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बच्चे अपने कुछ क्विज या कुछ डिबेट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि बच्चे कुछ ना कुछ ये क्लास में सीख के जा रहे हैं। समेटिव असेसमेंट में हम 2-4 चीजें इकट्ठा होने के बाद पूरा उसको हम सम अप करते हैं और इनको करवाते हैं। तो इसमें भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कि भाई आप रोल प्ले करके भी बता सकते हो, ओरल
कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसमें हम लेके बच्चों को ओरल प्रेजेंटेशंस करवा सकते हैं, जो इसमें रूब्रिक रहता है, टीचर मार्क कर सकती है, पीयर मार्क कर सकती है कि ये बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो ये भी एक समेटिव टास्क के रूप में हम कर सकते हैं। तो हमको यही दिखाना था कि वीडियो में आपने देखा कि 2, 3, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क हमने दिखाए, कौन सा समेटिव टास्क है, कौन सा फॉर्मेटिव टास्क है, फॉर्मेटिव टास्क समेटिव टास्क भी हो सकता है। ये सब आपको आइडियाज इसमें से मिल सकते हैं कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है इसमें भी असेसमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आपने ये अभी वीडियो देखा, इसमें आपने बहुत सारी चीजें, आप ये जो कंपोनेंट्स जो आपने देखे, क्विज, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग, बहुत सारी चीजें आपने जो देखी ये आप असेसमेंट में ले सकते हैं, है ना। तो हम चलेंगे अगली एक्टिविटी की ओर। अगर इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस है फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव, तो प्लीज आप बोलिए, तो हमको भी पता चले कि कुछ डिस्कशन हो सकता है आपके साथ। Any questions for the video? We can always share the video with you people, so don't worry. ठीक है, हम अगली एक्टिविटी की ओर चले। तो हम आपको ग्रुप्स में ब्रेकआउट रूम में डालेंगे और एक्टिविटी में आपको एक टॉपिक लेना है, एक लेसन प्लान जो आपने पहले भी शेयर किया फर्स्ट एक्टिविटी में, वो अब ले सकते हैं। इसमें 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट्स और एक समेटिव असेसमेंट प्लान करना है ग्रुप के अंदर और शेयर करना है हमारे साथ। कौन सा है? 2 फॉर्मेटिव और एक समेटिव, ठीक है। तो हम ग्रुप्स बनाएंगे। हाँ। Welcome back everybody, and we have 4 groups, and please all the groups, can we quickly have what was the topic chosen and what were the 2 formative assessments and 1 summative assessment that the group has thought of. We just need the names, huh? We don't need any elaborate explanation. So one of the persons from the group can share. So group 1, 2, 3, 4, who would like to share? Yes, अनित कुमार जी, आप बता रहे हैं। प्लीज वीडियोस तो ऑन करिए, 5 मिनट। Everyone, please put the videos on so that we can see you. Groups, can you share 1 or 2 assessments that you have planned with your topics? 1 assessment on formative, 1 on summative. हेलो मैम। Yes. हाँ मैम, रिजवान खांडेकर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ मैम। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। मैम नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो को देख नहीं पाए थे मैम, जो आप वीडियो मतलब दिखाए हैं बीच में, और अच्छा। आवाज की थोड़ा सा प्रॉब्लम किया था। हाँ। बट जैसा कि असेसमेंट के बारे में आप मैंने पूछ रहे हैं, असेसमेंट किसी बच्चे का मैंने करना है अपने को, तो ये उसका 2 मैंने वे होता है, एक तो फॉर्मेटिव है, दूसरा समेटिव है। फॉर्मेटिव मतलब शॉर्ट वे में होता है कि हम हर क्लास में उसको कर सकते हैं, हर टॉपिक पे कर सकते हैं, क्विजेस के फॉर्म में कर सकते हैं, रीडिंग चेक्स के फॉर्म में कर सकते हैं, गेम्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, होमवर्क के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर सकते हैं हम लोग, ये फॉर्मेटिव में है। और जो उसका मतलब एक लार्ज कंसेप्ट आता है जब हम किसी बच्चे का असेस करते हैं, वो समेटिव आ जाता है कि उसका पूरा होल लर्निंग क्या है, वो समेटिव असेसमेंट है ना। तो क्विज के थ्रू, जैसे फॉर्मेटिव में हम यदि क्विज लेते हैं मैम, हम बच्चों को लर्निंग के लिए हम क्विज दे सकते हैं। हाँ, क्विज हो सकता है। हाँ, क्विज दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्विज, जिससे बच्चा मतलब सीख सकता है, बहुत कुछ सीखता है। तो क्विज के अकॉर्डिंग हम उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। और दूसरा है, हम उसको होमवर्क भी दे सकते हैं मैम। होमवर्क के से जो हमको आउटपुट मिलेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं।
परंतु जो समेटिव असेसमेंट है उसमें कई सारी चीजों को लेना पड़ेगा मैम उसमें समेटिव में कि वो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं समेटिव का? समेटिव का एग्जांपल तो ऐसे टेस्ट ले सकते हैं हम, बच्चे का ग्रेडेड टेस्ट है और रिसर्च रिपोर्ट्स है और पोर्टफोलियो बना सकते हैं मैम बच्चे का। हाँ, ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। तो और कोई तरीका है समेटिव असेसमेंट का? हम यही बोल रहे हैं कि ये तो हम सब करते ही है, और कौन सा तरीका हम ले सकते हैं जिसमें? हेलो, हाँ मैडम, आई एम स्पीकिंग अशोक कुमार डेटसेना। हाँ बोलिए सर। ड्यू टू नेटवर्क इशू आई कुड नॉट सी आई एम इन विच ग्रुप। मैं कौन से ग्रुप में, ये पता नहीं चल पाया मैडम। अच्छा, काइंडली से मी आई एम इन विच ग्रुप, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माय टास्क दैट इज रिलेटेड टू कोई फॉर्मेटिव। बात नहीं, आप ऐसे इंडिविजुअल बोल सकते हैं, और वीडियो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करेंगे, आप देख सकते हैं। या तो कोर्स के ऊपर शायद है तो वहीं भी देख सकते हैं। तो वो वीडियो तो हम भेजेंगे, इसकी चिंता मत करिए। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा था नेटवर्क इश्यूज के लिए, we just want to know आपका टॉपिक क्या है। मैडम, फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में अपना वक्तव्य देना चाहूंगा फिर। हाँ नहीं, वी वांट एग्जांपल सर, हम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, 4:30 को हमको बंद करना है, तो वी जस्ट 3 मिनट्स। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, आज की पूरी वीडियो भेज देवे, हम लोग कुछ करो जी कारणों से नहीं ज्वाइन कर पाए हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में देख नहीं पाए, बहुत सारे हम भेज देंगे, डोंट वरी, थैंक यू, ताकि उसको हम देख सकें। अपलोड ऑन द टेलीग्राम। हाँ, सो डोंट वरी अबाउट द वीडियो, वी विल। थैंक यू मैडम, वेरी गुड, थैंक्स। हेलो, हाँ, हम ये बच्चों को हम बताते हैं मैडम कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आती है तो उसकी छाया बनती है करके, है ना सर हम वी वांट ओनली एग्जांपल ऑफ समेटिव एंड फॉर्मेटिव सर, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। कंटेंट के बारे में आप लोग बहुत एक्सपर्ट है, तो उसमें तो हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे सर, पर अगर आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो आपका समेटिव टेस्ट और फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है इसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, है ना? आप कैसे बच्चे क्या करेंगे? व्हाट इज द मोड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? रोल प्ले करेंगे, स्टोरी बनाएंगे, गेम प्ले करेंगे या क्विज बनाएंगे? तो ये फॉर्मेट कैसे हम बच्चों को देंगे फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। और समेटिव टास्क में आप क्या कर सकते हैं इसमें? समेटिव टास्क के लिए हम पहले उनको त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ थ्योरम बताएंगे, है ना? हाँ। फिर हम क्या है, जैसे कभी पेंटर लोग दीवार में पुताई वगैरह करने के लिए चढ़ते हैं, है ना? तो हम उस एंगल का मेजरमेंट कर लेते हैं जो जमीन से सीढ़ी बनाती है ना? फिर हम उस ऊंचाई को नाप लेते हैं जिस पे पेंटर है। तो हम क्या करेंगे, दीवार से सीढ़ी के बेस के डिस्टेंस को हम नाप सकते हैं। हाँ, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन टास्क के रूप में आप समेटिव टास्क ले सकते हैं। हाँ, ये समेटिव टास्क बिल्कुल सही रहेगा और बहुत ही बढ़िया, बिकॉज ये रिसर्च बेस भी हो सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सीलेंट समेटिव टास्क। और एक और फॉर्मेटिव में एक और बचा है ना? हाँ, जब प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आती है तो उसकी छाया बनती है ना? हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, टॉर्च ले सकते हैं, एक बड़ी बॉल ले सकते हैं, एक छोटी बॉल को हम बड़ी बॉल के अराउंड घुमा सकते हैं। टॉर्च को हम सूर्य मानेंगे, बड़े बॉल को हम पृथ्वी मानेंगे और छोटी बॉल को चंद्रमा मानेंगे। तो जब टॉर्च बड़ी बॉल के बीच में छोटी बॉल आ जाएगी तो हम उसको एक्लिप्स, मतलब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसके अवधारणा को हम क्लियर कर सकते हैं। तो they can show or demonstrate an experiment to show their learning, right? तो ये एक बहुत ही excellent task रहेगा बच्चों को सीखने के लिए, है ना? Thank you sir. Any other group would like to share topics 1 or 2 and assessment task? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। ठीक है, तो आज का वेबिनार यहाँ पे हम खत्म करते हैं। 3-4 चीजें हमको बताने की है। एक है आपका फीडबैक, आपके आज के सेशन का आपको चैट बॉक्स में लिखना है
एक वर्ड लिख सकते हैं या तो एक सेंटेंस लिख सकते हैं, आपको जैसा भी लगा आज का वेबिनार, तो प्लीज रिफ्लेक्शन और फीडबैक दे सकते हैं. यू कैन राइट, यू कैन से. सेकेंड थिंग, देर इज अ इंफॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है, और इसमें से आपके थोड़े 5-6 लोग को मेंटर्स चूज किया गया है. देर आर कैटेगरीज कि आपने यूनिट खत्म किया है, आपने पार्टिसिपेशन किया है, उस हिसाब से देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5-6 लोगों को सिलेक्ट किया है मेंटर्स के तौर पे. तो आपको एक लिंक भेजी जाएगी, वो मेंटर्स को वो लिंक पे ये वेबिनार के बाद जाना है वहां पे, और आपको वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन और दी जाएगी. ठीक है, तो आप अपना आज का वेबिनार का we can say what is your one takeaway and let us know what has been your experience of today's webinar. तब तक मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो आप लिखिए वेबिनार में नीचे चैट बॉक्स में. कैसा रहा आज का वेबिनार आपके लिए? आपको क्या लग रहा है? आपने कुछ एसेसन के बारे में आपको कैसा लगा? वेबिनार की एक्टिविटीज कैसी थी? आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या आपके क्या एक्सपीरियंस रहा है? What has been your reflection? What has been your feelings? Would you like to share some things? ठीक है, मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि beginning of the course we had said that some of you will be chosen as teacher leaders and will be able to mentor, you know, a set of teachers. So there are criteria and requirements that you are actively participating in the webinars, your participation on the Telegram group, आपने यूनिट 2 ऑन टिसेक्स प्लेटफॉर्म कंप्लीट किया है कि नहीं कोर्स. तो ये सारी चीजें आपके फीडबैक में गई है और आपको इसमें चूज किया गया है. तो बहुत सारे लोगों ने यूनिट 2 भी कंप्लीट नहीं किया है, जैसे कि 50% लोगों ने ही कंप्लीट किया है, 50% अभी तक नहीं किया है. तो अभी ये जो टीचर्स हम जो नाम बता रहे हैं वो लोग मेंटर्स बनेंगे, टीचर लीडर्स बनेंगे, और दूसरे टीचर्स को आप इनसे थोड़ा क्या करेंगे, इनके साथ थोड़ा जो भी इनकी तकलीफ हो रही है, इनको जो समझ में नहीं आ रहा है, इनको आप समझाएंगे और इनको हैंड होल्ड करेंगे. यो आपके जो ग्रुप दिया जाएगा. तो ये एक लिस्ट ऑफ मेंटर्स है, 5-6 टीचर्स इसमें से चुने गए हैं. तो मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पे नीचे. हाँ, ओके, ठीक है. तो इसमें नाम है कि वृषभान, आप एज मेंटर चूज किए गए हो. तो आपको एक लिंक भेजा जाएगा जिसके आपको 4:30 बजे के बाद इसमें जाना है. रजनी, आपका नाम भी आया है. फिर अनित कुमार, आप है? प्लीज पुट योर वीडियोज ऑन तो वी कैन सी योर फेसेस. चैन सिंह है. और डॉक्टर उषा जी, आपका भी नाम है. मैं तो पूरा ज्वाइन ही नहीं कर पाई. चलिए ठीक है मैडम, जितना होगा मैं करूंगी. हाँ, नहीं, आपको दूसरे टीचर्स को ज्यादा प्रोत्साहन करना है, मोटिवेट करना है, इनको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है. अगर इनको कुछ है तो प्लीज हेल्प देम एंड टेक देम फर्दर. तो ये names were given according to the participation, according to the completion of unit 2. और ये सब चीजें कि आप लीडरशिप क्वालिटीज आप में जो है, जो आपको एक ग्रुप दिया जाएगा, इनको आप मेंटर करोगे. तो दिस इज व्हाट द सिलेक्शन इज देयर. और भी 2-3 नाम हमने भेजे हैं. होपफुली वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे टिसेक्स में से और आपको वहां पे मेंटर के तौर पे आपको बोला जाएगा.
तो जो नाम दिया है रजनी, वृषभा, ननीत कुमार, चैन सिंह और डॉक्टर उषा जी, आपको एक लिंक चैट बॉक्स में है, वो लिंक पे जाना है टू अटेंड द सेशन फॉर 15-20 मिनट अभी। और उससे पहले आपको अटेंडेंस लिंक में जाके भी आपका अटेंडेंस भरना है, तो प्लीज वो भी कर दीजिए। ओके हाँ, तो आई होप यू हैव enjoyed the webinars with us and you will do the experiential learning in your school and मैम अटेंडेंस लिंक कहाँ पर है मैडम? चैट बॉक्स में तो दिखाई नहीं दे रही। अभी चैट बॉक्स में आएगा। वी आर जस्ट सेंडिंग अटेंडेंस, ठीक है ना आपको? हाँ हाँ, आपको एक लिंक भेजी जाएगी फॉर अटेंडेंस, सबको भरना है। उसके बाद एक दूसरी लिंक होगी ओनली फॉर मेंटर्स, जो टीचर लीडर्स बने हैं उनके लिए आपको वहां जाना है प्लीज। अच्छा, अभी जो लिंक भेजी है फॉर्म्स वाली, वो अटेंडेंस की है। प्लीज आपका अटेंडेंस भर दीजिए, चैट में आप देख रहे हैं लिंक आया है। अब लिखो ना मेंटर्स फॉर मेंटर्स करके। एक्सक्यूज मी। तो मेंटर्स प्लीज ये लिंक पर जाइए, आपका एक सेशन होगा 15-20 मिनट का। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्ते एंड होप यू आर गोइंग टू डू द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और प्लीज 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 आप वो टिसेक्स वाला प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे यूनिट्स खत्म करके कोर्स खत्म करना, so that you will be able to do and enjoy experiential learning in your school. Thank you very much all of you and all the best for experiential learning. असेसमेंट वीडियो हम भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, अपलोड कर देंगे, सो डोंट वरी अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा या तो दिखाई नहीं दे रहा तो आज बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज जो भी था हम भेज देंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।